Today I am going to discuss on the parts of poetry in the second review in the second point, the elegy. आज मैं आप लोगों को पोएट्री के पार्ट में एलिजी को बताऊंगा। एलिजी जिसको गीत होती है। I mean to say that the elegy, it is a lamenting song. It is said an elegy is often written on the death of a person or person. ये बताया जाता है यह जो शोक गीत है एक व्यक्ति या व्यक्तियों के ऊपर उसकी मृत्यु या उसके दुखद अवसरों पर लिखी जाती है। तो it is an elegy. It is often written on the death of a person or person. It is written by many poets. The poet presented himself as a shepherd in the first view or in 18th century. 18वीं शताब्दी में इसे जो है एक भेड़ पालक या एक पशुपालक के मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए प्रश्नोत्तरी लिखा गया। The poet presented himself as a shepherd lamenting on the death of another shepherd in 18th century. There are two kinds of elegy. It says that there are two kinds of elegy. मतलब ये बताया गया कि शोक गीत जो है दो प्रकार के लिखे जाते हैं। शोक गीत की जो प्रवृत्ति होती है वो दो प्रकार से लिखी गई, ऐसा बताया गया। ये भी कविता ही होती है। तो इन द फर्स्ट एज और इन द फर्स्ट टाइम it was written as a pastoral elegy. Pastoral elegy प्रथम त्याग दो प्रकार की elegy में प्रथम त्याग pastoral elegy के नाम से जाना गया। मतलब जो शोक गीत लिखे गए कवियों ने, विद्वानों ने, अंग्रेजी साहित्यकारों ने जो शोक गीत को प्रकट किया, जो शोक गीत को प्रस्तुत किया, उसमें पहले उसको कैटेगराइज कर दिया गया। एंड elegy or the elegy has been taken into category. सब कैटेगरी की पेस्टोरल एलिजी, उसका पहला नाम जो पड़ा उसका नाम था पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी को एक गंभीर शोक गीत कहा गया। मतलब इसको एक गंभीर रूप से बड़ी कविता कही गई। इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन और पर्सन। इट इज सेड इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन। यह व्यक्ति या व्यक्तियों के मृत्यु पर लिखी जाती है। पेस्टोरल एलिजी इट वॉज नॉट पर्सनल, इट इज पेस्टोरल, इट इज रिटेन ऑन ए पर्सन और पर्सन। मतलब ये व्यक्तियों के ऊपर लिखी जाती है। जैसा कि आप लोगों ने ये जाना कि शोक गीत क्या है, आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। एंड एलिजी ऑफन रिटेन ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन और पर्सन। ये मैं बताया, बार बार आप लोग समझे कि ये शोक गीत क्या होती है। मैंने ये बताया कि शोक गीत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के मृत्यु पर लिखी जाती है, उसे शोक गीत कहा जाता है। The poet presented himself. कवि ने या जिस कवि ने लिखा उस समय का जो कवि रहा होगा उसने क्या लिखा? The poet presented himself. उसने अपने आप को एक गड़ेरिया, एक पशुपालक के रूप में उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए, पशुपालक के रूप में उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उस पर एक शोक गीत लिखा। और वो शोक गीत लिखा गया 1800 सेंचुरी में, 1818वीं शताब्दी। पेस्टोरल एलिजी क्या है? इट इज रिटेन ऑन द डेथ ऑफ द ए पर्सन और पर्सन। व्यक्ति या व्यक्तियों के मृत्यु पर लिखी गई शोक गीत। इन द फर्स्ट टाइम इट वॉज रिटेन बाय एडमंड स्पेंसर। हिज पोएम वाज एस्ट्रोफल। इट इज सेड दैट इन द हार्ट ऑफ पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल एलिजी के विचारों में, मतलब पेस्टोरल एलिजी के संदर्भ में ये पहली बार कब लिखा गया? एडमंड स्पेंसर ने इसको एस्ट्रोफल नामक कविता के रूप में 1586 में इसको लिखा, संकलित किया। इट वॉज रिटन, तो इट हैज बीन सेड, जैसा कि बताया गया, आपको बताया जाता है, it was written on the death of a person or person. So it was written on the death of Sir Philip Sidney. ये सर फिलिप सिडनी जो है एक अंग्रेजी साहित्यकार रहे हैं, एक अंग्रेजी पद्यकार रहे हैं, अंग्रेजी कवि रहे हैं। उनकी मृत्यु पर एडमंड स्पेंसर ने इसको पहली बार कब लिखा? 1586। ये हम लोग इसको नोट कर लें, इसको जानें कि इट इज वेरी रिमार्केबल पॉइंट about the elegy
जब शोक गीत का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें एडमंड स्पेंसर का स्ट्रोफल नाम की जो कविता है उसका कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट क्या था, कब का था, 1986 का। लिखा किस पर गया था, ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सेडनी। इन द सेकंड पॉइंट इट वाज रिटन आल्सो बाय जॉन मिल्टन। he was very great poet of elegy। मतलब ये शोक कविताओं का महान कवि माना जाता है। वैसे तो महानता सबको मिली है, सभी लोगों ने अपने अपने व्यक्तित्व को शोक गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। तो जॉन मिल्टन ने कब लिखा है, जॉन मिल्टन ने ल्यूसी रॉस नाम की कविता में इट वाज ल्यूसी रॉस a poem, it was written by John Milton in 1637। it was written as a poem named Lucidas। Lucidas is a kind of poem, it is full of mourning thoughts। it was written by John Milton in 1637। it was written on the death of Edward King। it was written, I have told you about an LG written often on the death of a person or person, so it is written on Edward King। it was the ruling power of that country where Milton was born। So in the second view, John Milton has written a poem named Lucidas in 1637। it was on the death of Edward King। ये एडवर्ड किंग नाम के जो राजा थे उन पर ये शोक गीत प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा। आप यू कैन नोट इट वाज रिटन ऑन 1637। इन द सेकंड पॉइंट पीवी सेडी, पर्सी सेडी, it was written on the death of John Keats। the name of the poem was Adonis। it was published 1821। एडोनिस नाम की जो कविता है वो पीवी सेडी द्वारा लिखी गई है, वो 1821 में लिखी। ये किसके ऊपर लिखी गई थी, जैसा कि आपको बताया गया कि यह व्यक्ति या व्यक्तियों के मृत्यु पर लिखी जाती है, व्यक्ति या व्यक्तियों के शोक पर लिखी जाती है। तो इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जैसा कि आप लोग जॉन कीट्स नाम जानते हैं, जॉन कीट्स एक प्रसिद्ध कवि है, वो अंग्रेजी साहित्यकार है। तो इन द थर्ड पॉइंट, इन द knowing about the elegy, in the third point in pastoral elegy के अंतर्गत तीसरे बिंदु पर पर्सी सेडी ने एडोनिस नाम की कविता 1821 में लिखा। वो किस पर लिखा गया था, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। it consists on the death of John Keats, but it was done as a mourning poem, as a lamenting poem on the death of John Keats। जैसा कि आप जानिए कि ये जो कविता थी वो पर्सी सेडी ने जो कविता एडोनिस नाम की जो कविता लिखी वो कब लिखी थी, 1821 में। इन द थर्ड पॉइंट, इन द फोर्थ पॉइंट, चौथे बिंदु पर हम देखते हैं कि ये थैक्सिस नाम की कविता लिखी गई। द पोएम नेम्ड थैक्सिस, इट वाज रिटन बाय नेचुरल ऑन द डेथ ऑफ ह्यूज क्लॉफ। ये ह्यूज क्लॉफ नाम के व्यक्ति जो थे उन पर लिखा गया। ह्यूज क्लॉफ नाम के व्यक्ति थे जिस पर वो कविता लिखी गई। वो कविता किसने लिखा, मैथ्यू आर्नल्ड ने। ये कविता का नाम क्या था, थैक्सिस। तो आई मीन टू से दैट elegy is often written on the death of a person or person। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि यह व्यक्ति या व्यक्तियों के मृत्यु पर लिखी गई एक गीत होती है जिसको शोक गीत कहते हैं। इट इन द elegy being given definition by a poet, the poet presented himself as shepherd lamenting the death of another shepherd। मतलब ऐसा बताया गया कि पशुपालक, भेड़ पालक के ऊपर कवि ने भेड़ पालक के रूप में ही एक भेड़ पालक के ऊपर एक कविता लिखी है। वो 1818 शताब्दी में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एलिजी। आप इसको जरूर जानेंगे कि जब आप गीत की बात करेंगे तो गीत क्या होती है, तो उसमें आपको बताया गया, स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। आप बहुत सरल शब्दों में इसको समझ सकते हैं। इसको सरल शब्दों में समझने के बाद आप इसके पॉइंट्स को जरूर जानेंगे। पेस्टोरल एलिजी और पर्सनल दो एलिजी होती हैं। मतलब कि एलिजी के जो भाग हुए उसके हुए पेस्टोरल हुआ है, क्या होता है, पेस्टोरल होता है, पैशनल। तो अभी आप पेस्टोरल एलिजी के बारे में आप जानें। मैंने बताया संक्षिप्त में एडमंड स्पेंसर wrote a poem Aristotle in 1586 on the death of Sir Philip Sidney।
In the second point, John Milton wrote a poem named Euphora in 1637 on the death of Edward King. The third point, Percy Bysshe Shelley wrote a poem named Adonis in 1821 on the death of John Keats. In the fourth point, Matthew Arnold wrote a poem named Celsus in 1867 on the death of the Jewish cross. तो इस प्रकार से आपने पर्सनल पेस्टोरल एलजी के बारे में पेस्टोरल एलजी मतलब पेस्टोरल एलजी के भाव में जितने कवियों ने तो इसको प्रस्तुत किया है उनका नाम। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव बीन आइडेंटिफाइड about the in pastoral LG, in the concept of pastoral LG। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है LG को pastoral LG के रूप में चार जो महान कवियों ने अपने क्या कहते हैं कि पद्य को प्रस्तुत किया है, अपने कृतियों को प्रस्तुत किया, उनके नाम है। तो हम सेकेंड पॉइंट में पर्सनल LG को थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। तो आई मीन डायरेक्ट अटेंशन व्हाट आई एम डिस्कसिंग related to the subject LG, it was considered in two thoughts of thought is pastorality and second thought is personal LG। मतलब कि दूसरा जो पहला जो विचार है वो पेस्टोरल LG का था और दूसरा जो विचार है वो पर्सनल LG का। अब ये थोड़ा सा पर्सनल LG क्या है, इस पर आप मैं चर्चा करता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और इसको जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो LG है या जो आपका पोएट्री है या जो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर है, इन सब की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जो हायर क्लासेस में जाएंगे या हायर एजुकेशन में जब आप क्या कहते हैं उसको PGP या नेट में जाएंगे, एग्जाम को फेस करना चाहेंगे, इनकी आवश्यकता होती है। उसके बाद जाएंगे थारोली जाएंगे, थोड़ा सा पूर्ण रूप से को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ए न्यू काइंड ऑफ LG अपीयर्ड इन 1715। ये बताया गया, देखा इसके बारे में बताया गया कि 1750 में ये पर्सनल LG मतलब कि ये जो LG था, द कॉन्सेप्ट ऑफ LG, द कॉन्सेप्ट ऑफ LG, तो गीत का जो कॉन्सेप्ट था, तो गीत का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या हुआ, तो गीत का जो कॉन्सेप्ट था वो कन्वर्ट हुआ और केम इनटू द सेकेंड व्यू, दूसरे विचारों में आया या वो अपने दूसरे विचारों को लेकर के दूसरे पद्धति को लेकर के यहाँ प्रस्तुत होता है। क्या हुआ, ये न्यू काइंड ऑफ इसको एक न्यू काइंड नए प्रकार की जो LG की मतलब इसमें फॉर्मेशन से जुड़ा की बदले मतलब इसके विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन आया, इसको एक न्यू काइंड ऑफ LG बताया गया, मतलब एक नए प्रकार की सोच, ये नए प्रकार की सोच क्या होती है। अभी तो ये जो पेस्टोरल LG था, it was very famous. Why? It has been considered, it has been written, it has been drawn by many poets. They have introduced the thought of LG in their poems. इन लोगों ने अपने अपने कविताओं में अपने अपने विचारों को संकलित करके प्रस्तुत किया। तो ये न्यू काइंड ऑफ LG अपीयर्ड इन 1750 में नए प्रकार की LG, नए प्रकार की LG की विचारधारा आई। वो क्या हुई, वो नई विचारधारा क्या हुई। इन द एज ऑफ 1750 ऑन द डेथ ऑफ हिज पर्सनल कन्वेंशन हैज बीन अबैंडन, मतलब जो व्यक्तिगत क्या कहते हैं विचारधाराएं थी, जो व्यक्ति जो है जैसे क्या कहते हैं भेड़ पालकों के ऊपर लिखे जाने वाले जो गीत थे, चरवाहों के ऊपर लिखे जाने वाले जो शोक गीत थे, उसको थोड़ा सा छोड़ दिया गया, उसका त्याग किया गया। इसमें ऐसा बताया गया कि जब इन द फर्स्ट टाइम थॉमस ग्रे हैज रिटन ए पोयम ऑफ LG और द थॉट ऑफ LG, इट वाज नेम्ड एन LG कंट्री स्टार्ट। यहाँ पर एक ग्रामीण मतलब ग्रामीणों के ऊपर थॉमस ग्रे ने ग्रामीणों के ऊपर एक शोक गीत प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर यह माना गया पर्सनल कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑफ द शेफर्ड, मतलब कि भेड़ पालकों पशु पालकों के ऊपर जो लिखे जाने वाले शोक गीत थे उसका परित्याग कर दिया गया। मतलब कि इन द व्यू ऑफ पर्सनल LG के अंतर्गत
मतलब पर्सनल एलजी जब आया तो ये पेस्टोरल एलजी का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा हट गया, मतलब कि साहित्य के क्षेत्र से उसको थोड़ा सा त्याग कर दिया गया। तो इन द फर्स्ट व्यू अकॉर्डिंग टू पर्सनल एलजी, थॉमस ग्रे हैज रिटन ए पोयम नेम्ड एन एलजी इन कंट्री चर्च, मतलब कि गांव के कब्रिस्तान पर, गांव के एंड एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च, गांव के कब्रिस्तान पर शोक की प्रस्तुत किया गया। थोड़ा इसके हम अंदर जाना चाहेंगे, इस कविता के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि इस कविता को बीएफएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा जानते होंगे, तो मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये दिस पोएम है बीइंग ए लेमेंट पोएम, इट वाज रिटन ऑन द graveyard or churchyard of a village. The village is consisting. It has been converted in a wild atmosphere, मतलब वो जो गांव था वो थोड़ा सा जंगली या कैसे निर्जन हो गया था। वाइल्ड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि वो निर्जन गांव था। निर्जन गांव में कुछ कब्रिस्तान बने थे और कब्रिस्तान की जो स्थिति रही वो बहुत क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। मतलब कि थॉमस ग्रे स्टैंडिंग नियर ए विलेज एंड इट इज विलेज फेयर थॉमस ग्रे स्टैंडिंग द प्लेस इट इज ए चर्च, मतलब जहाँ पर थॉमस ग्रे खड़ा हुआ है, जहाँ पर है जिस गांव में, वहाँ एक क्या कहते हैं कि कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के बगल में ही वो खड़ा है। मतलब गांव का जो कब्रिस्तान है वहीं पर खड़ा होकर उसका दृष्टांत जो है दे रहा है, बता रहा है। उसमें ये बताया जाता है थोड़ा सा कि जो कवि है थॉमस ग्रे, ये थोड़ा सा लेमेंटिव थॉट में बोलता है कि जो गांव के ग्रामीण थे, जो चरवाहे लोग थे, वो अपने पशुओं को जो है चरागाह से लेकर के वापस आ रहे हैं। तो लेकर के वापस आने पर जो उनकी स्त्रियां होती हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके साथ क्रियाकलाप जो व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यवहारों को दृष्टिगत रखते हुए इस कविता को उसने लिखा है। और ये बहुत ही एक मार्मिक और दुख भरी ये कविता है जो गांव के कब्रिस्तान पर लिखी गई है। इन द सेकेंड पॉइंट, in the personal एलजी, फेमस पर्सनल एलजी, ये पर्सनल एलजी है, मतलब फेमस एलजी है, मतलब कि प्रसिद्ध एलजी है, मतलब कि ये बहुत प्रसिद्ध लोकगीत लिखी गई है। और दूसरा लोकगीत क्या है? दूसरा लोकगीत एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इन मेमोरिया नाम की कविता में लिखा है 1850 ईस्वी में। इट वॉज रिटेन इन 1850। It was written in the memory of his close friend named Arthur Henry Hallam। ऐसा बताया जाता है कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो था उसकी एक सिस्टर थी, उसका आर्थर हेनरी हैलम से थोड़ा सा इंगेजमेंट चल रहा था, मतलब शादी का प्रस्ताव चल रहा था। और बीच में शादी के प्रस्ताव जो इंगेजमेंट हुआ था उसके बाद आर्थर हेनरी हैलम जो है एकाएक उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस शोक संवेदना के भाव में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस कविता का सृजन किया, इस कविता को लिखा। इस कविता का नाम है इन मेमोरिया, मतलब उसकी याद में 1850 ईस्वी में अपने मित्र आर्थर हेनरी हैलम की याद में लिखा है। तो इसको पर्सनल एलजी के अंतर्गत अंडर पर्सनल एलजी दीज पोएम्स आर वेरी फेमस पोएम ऑफ एलजी थॉट, मतलब ये जो कविताएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शोक गीत के रूप में लिखी गई बहुत महत्वपूर्ण ही कविताएं हैं। तो पहली कविता क्या है? थॉमस ग्रे की कविता। थॉमस ग्रे की कविता का नाम है एन एलजी कंट्री चर्च। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये गांव के कब्रिस्तान पर एक लिखी गई शोक गीत है। और दूसरी जो कविता है वो क्या है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिन्होंने इन मेमोरिया नाम की कविता 1850 में आम देखा क्लोज फ्रेंड, अपने बहुत ही नजदीकी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रिय मित्र आर्थर हेनरी हैलम पर लिखा था। तो इस प्रकार से हमने आपको एलजी के बारे में जो डिस्कशन किया है, मतलब एलजी का वर्णन किया है, इससे हम आशा करते हैं, आई होप दैट यू हैव बीन known about the definition
general definition, general concept of energy, and the science of energy, and the thought of a great energy or a famous energy, which has been written as a poem named An Elegy in 20th of Thomas Gray. And the second poem, In Memoria, it was written in 1815 on the death of his close friend आर्थर हेनरी हेरम। अब मैं इसके बाद आपको आई मीन टू से आई विल डिस्कस ऑन थीम ऑफ द एनर्जी। मैं आपको अब इसके थीम पर बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आई विल डिस्कस अबाउट थीम ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप लोगों को एनर्जी पर प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज के बारे में आपको पता जानकारी है। आई मीन टू से दैट द थीम ऑफ एनर्जी, जो सो गीत होती है उसकी जो विषय वस्तु होती है उसके क्या होते हैं उसकी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि यदि आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ लेमेंट एंड मेलांकोली रिफ्लेक्शन। जैसा कि आप इन शब्दों से ही समझ जाते हैं इसका अर्थ क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी और थॉट ऑफ एनर्जी, द थॉट ऑफ एनर्जी इज ए फुल मिक्सचर ऑफ लेमेंट एंड मेलांकोली रिफ्लेक्शन। मतलब कि यह जो है शोक और संवेदनाओं, मतलब दुख और शोक के संवेदना, दुख और शोक के जो भाव होते हैं उसका मिश्रण होता है। मतलब जो शोक गीत लिखी जाती है वो दुख, निराशा और शोक, इसका क्या होता है, इसका एक प्रकार से मिश्रण, इसका एक प्रकार से समावेश होता है। मतलब कि एनर्जी की जो विषय वस्तु होती है, व्यक्ति के शोक, व्यक्ति के दुख और उसके निराशा भरे जीवन का एक मिश्रण होता है। निराशा भरे जीवन की झलक होती है। इट इज ए रिफ्लेक्शन, इट मीन्स मतलब कि इन द व्यू ऑफ द एनर्जी, द थॉट ऑफ एनर्जी, मतलब कि शोक गीत में जो कवि होता है वो क्या करता है, निराशा, शोक और दुख की झलक को प्रस्तुत करता है। इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द थीम ऑफ एनर्जी, द पोएट एक्सप्रेसेस द थॉट ऑफ मिक्सचर ऑफ लेमेंट एंड मेलांकोली रिफ्लेक्शन। मतलब कि शोक, संवेदनाओं, शोक और दुख की झलक को मिश्रित करके, झलक को मिला करके, मतलब दुख और सुख की झलक, दुख और सुख के विचारधारा को, विचार को इसमें क्या करता है, मिला करके प्रस्तुत करता है। मतलब उसकी जो विषय वस्तु होती है शोक और दुख का मिश्रण होता है। इन द सेकेंड व्यू, आई मीन टू से दैट द थॉट ऑफ द सेकेंड व्यू ऑफ द थीम ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की जो विषय वस्तु है उसके दूसरे बिंदु पर यह बताया गया, एलिमेंट ऑफ लेमेंट एंड पर्सनल ग्रीफ। एलिमेंट ऑफ लेमेंट, दुख के तत्वों को और व्यक्तिगत शोक को, मतलब कि दुख का जो या शोक का जो या क्या कहते हैं कि इसके जो तत्व होते हैं वो पर्सनल इश्यूज, मतलब उसके पर्सनल व्यक्तिगत दुख के मिश्रण को, व्यक्तिगत दुख के तत्वों को संवेदना के साथ व्यक्त किया जाता है। व्यक्तिगत दुख के तत्वों को संवेदना के साथ व्यक्त किया जाता है, अर्थात दुख के तत्वों को एक्सप्रेस किया जाता है। इन द सेकेंड व्यू, आई मीन एलिमेंट ऑफ लेमेंट, मतलब कि शोक के तत्वों को और व्यक्तिगत दुख को, व्यक्तिगत शोक को व्यक्त किया जाता है। इन द थर्ड व्यू, फिलॉसफिकल थॉट एंड एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड और लाइफ। फिलॉसफिकल थॉट मतलब कि कवि के दार्शनिक विचार, मतलब कि कवि जो है व्यक्ति के दार्शनिक विचारों और संसार के और उसके जीवन की अभिव्यक्ति को इसमें व्यक्त करता है, इसमें रखता है। मतलब एलिमेंट ऑफ द थीम ऑफ, मतलब द थीम ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ फिलॉसफिकल थॉट एंड एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड और लाइफ। मतलब कि व्यक्ति के कवि द्वारा व्यक्ति के दार्शनिक विचार और संसार और उसके जीवन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। व्यक्त करने के जो निश्चित तत्व होते हैं उसको इसमें दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आई हैव told about the theme of energy,
जैसा कि मैंने आपको एलजी के जो तत्व होते हैं, एलजी के जो विषय वस्तु होते हैं, उसके बारे में 3 मेजर पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। 3 मेजर पॉइंट को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यू कैन इजीली नो अबाउट द स्कीम ऑफ एलजी, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड पर्सनल फिलोसॉफिकल थॉट एंड एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड आर। तो इस प्रकार से ये एलजी का जो काम है वो समाप्त होता है। एलजी के बारे में जितना डिस्कस किया गया, मतलब पिछले कक्षा में, पिछले दिनों की मैंने जो है एलजी के कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। आज मैं आपको काइंड ऑफ एलजी, मतलब एलजी के जो प्रकार होते हैं उसको मैंने पेश किया। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आप लोग जो है इसको बखूबी को बन गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा, इसमें जो रेजिंग क्वेश्चन होते हैं उसको मैं थोड़ा सा बताऊँगा, और उसको आप जो है चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर अपना मेमोरी में रख लो। द क्वेश्चन which are required about the lesson in this. The first question will be asked, what is EG? It can be what is an EG. The first question is required, and what kind of, what are the theme of EG? And the third, how many kinds of EG? In the fourth question, what is pastoral EG? Give example. पांचवा क्वेश्चन है वो है what is personal EG? So there are 5 questions can be asked in the examination. What is an EG? फर्स्ट उत्तरों को संक्षिप्त में आप जानेंगे। An EG is a kind of expression which expressed on the death of a person or person. 120 जो होती है वो क्या होती है? एक व्यक्ति या व्यक्तियों के दुख, व्यक्ति या व्यक्तियों के मृत्यु पर जो दुख या शोक व्यक्त किया जाता है वो EG है। What are the theme of EG? Element of lament and the thought of expression about the word or life is called is said the elements, the theme of EG. In the third view, how many kinds of EG? I will say pastoral and personal. Of pastoral EG writer, of pastoral EG poet, it is written Edmund Spenser, Milton, E.G. Shelley, Matthew Arnold. And personal EG, Thomas Gray. And second is Tennyson. The writer who has expressed in the thought of personal EG, they are Thomas Gray. The poet Thomas Gray has written a poem, an EG written in 12 it is related of person. So in the second view, Tennyson, he has written a poem named In Memoriam on the death of his friend Arthur Henry James. तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन जो है मतलब इतने क्वेश्चन उठ सकते हैं एलजी से, इसको आप नोट कर सकते हो। और इसके बाद जो है मैं जो है दूसरे खान साहब पोइट्री के दूसरे टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये एलजी जो है यही समाप्त होता है। थैंक यू।
तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के क्रम में मतलब कि जो पोएट्री का रूप के दूसरे तीसरे क्रम में मैं आपको द ओड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग सुने हैं ओड संबोधन गीत या अभिलाषा गीत, तो आज संबोधन गीत और अभिलाषा गीत। It is addressed to express or when it addressed expressing about a person in detail, it is called a serious lyric work out in detail। ये कहा जाता है कि यह एक गंभीर गीत है जो पूर्णतया या जो संपूर्ण मनोवृत्ति की दशा में, मनोवेग की दशा में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब यह गीत क्या है, ये संबोधन गीत क्या होता है, एक सीरियस लिरिक होता है। when it is addressing on the help of the actor, it is addressed or it is worked out in detail, जो संपूर्ण वेग में या संपूर्ण रूप से या यह कहते हैं कि विस्तृत रूप से जिस गीत को या जिस गंभीर गीत को प्रस्तुत किया जाता है मंच के माध्यम से, जब विस्तृत रूप से किसी गंभीर गीत को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे साहित्यकारों, गीतकारों या पद्यकारों के दृष्टि में उसे ओड कहा गया। जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि द ओड इज ए सीरियस लिरिक वर्क आउट इन डिटेल, मतलब एक गंभीर गीत होती है, मतलब एक सीरियस लिरिक कहा गया है। तो लिरिक में होता है, लिरिक में यहाँ पर बताया गया लिरिक इज ए काइंड ऑफ गीत, इट इज पर्सनल और इम्पर्सनल ओवरऑल जो विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाए, जिसका विस्तार पूर्वक प्रस्तुतिकरण किया जाए, विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए, अभिलाषा की। इट इज कम्प्लीकेटेड इन एड्रेसिंग इन द थॉट ऑफ हिज जनरल डिफिनेशन, इट इज कम्प्लीकेटेड इन एड्रेसिंग। ये वर्णन करने में, प्रस्तुत करने में बहुत क्लिष्ट होता है, बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सरल है जैसे आप गाते हो चले जाओ, ये नहीं। इन द फार्ट ऑफ द पोएट्री इट इज थर्ड पॉइंट, द ओड इज थर्ड पॉइंट। और ये जो ओड होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कठिन होता है, बहुत क्लिष्ट होता है, सरल नहीं होता। इट इज ए पर्सनोफाइड थॉट, ये मानवीकृत विचार होता है। बताया गया द ओड इज ए पर्सनोफाइड थॉट। यह ओड जो होता है, अभिलाषा गीत जो होता है, संबोधन गीत जो होता है, वो पर्सनोफाइड थॉट होता है, मतलब मानवीकृत। ये मानवीकृत विचार है, मानव आकृति का मतलब इस विचार को प्रस्तुत करते समय व्यक्ति मानव के रूप, मानवीकृत मतलब कि उस विचारधारा में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, जैसे वह उस भूमिका को सचित्र वर्णन कर रहा है, मतलब वो सही उसके ऊपर वो घटना होती है, इस प्रकार से सब। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि डियर फ्रेंड्स, यू नो अबाउट द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द ओड। व्हाट इज ओड? द ओड इज ए सीरियस लिरिक वर्क आउट इन डिटेल, इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड इन एड्रेसिंग। इसको प्रस्तुत करने में थोड़ा कठिनाई होती है, ये कठिन है। इट इज ए पर्सनोफाइड थॉट, ये कहा गया कि मानव विचार है, ये मानव विचार है, ये विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए जाने वाला, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए जाने वाला क्या है, गीत है। इसको बताया गया ये विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए जाने वाला एक गीत है, विचार वृत्ति गंभीर जिसकी विचार वृत्ति गंभीर, मतलब ये बताया गया
कि the words seriously work out in detail. It is complicated addressing. It is a personal side or one विचार. A prayer is made to the personal address. एक वह कथा, एक वह विचार, एक वह प्रार्थना, एक वह निवेदन मेड टू द पर्सनल एड्रेस, एक व्यक्ति के विचारधारा को या व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने की प्रार्थना को, प्रस्तुत करने के निवेदन को ये द ओड कहा जाता है। यह जो है ये प्रेयर इज मेड टू द पर्सनल एड्रेस। कहने का मतलब जैसा भाव हो उसी प्रकार से व्यक्त किया जाता है। मतलब कि जैसे जो एक्टर होता है या जो करने वाला जो व्यक्ति होता है वो नाटक के जो मंच होते हैं उसके बीच में अपने व्यक्तित्व को ठीक सेंट्रल पॉइंट पर, मतलब उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है या उसके जो सेंट्रल मतलब जो बीच के जगह होते हैं वहाँ पर इसको खास करके प्रस्तुत किया जाता है। मतलब और प्रस्तुत कैसे किया जाता है इसलिए बताया जैसा भाव हो, मतलब व्यक्तित्व का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसका जैसा भाव हो ठीक उसी प्रकार के भाव में ओड को जो है किया जाता है। इट इज कॉल्ड स्टेस्मा व्हेन इट वाज सन ऑफन इन एपिसोड। ये मतलब जो नाटक या जो मतलब कि जो नाटक होता है या जो कविता का प्रथम भाग होता है, एपिसोड माने भाग, जो एपिसोड होता है जब ये गाया जाता है, जब किया जाता है तो ये प्रथम भाग में ही ये सन ऑफ ईच एपिसोड, मतलब उस नाटक के प्रथम भाग में ही जब किया जाता है तो क्या होता है, इसका नाम क्या पड़ता है, स्टेस्मा। इसका लाभ स्टेस्मा। क्यों? जब यह नाटक के प्रथम भाग में प्राय प्रयोग किया, प्रत्येक प्रथम भाग में प्रयोग किया जाता है तो इसका नाम क्या पड़ता है, स्टेस्मा। मतलब इसका नाम पड़ता है स्टेस्मा। द ओड इज कॉल्ड आल्सो स्टेस्मा इन द फर्स्ट ईच एपिसोड व्हेन इट इज एड्रेसिंग और व्हेन इट इज प्रेजेंटिंग, सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज नेम्ड स्टेस्मा। तो इस प्रकार से आप ओड के बारे में थोड़ा सा जानें, उसके जनरल कॉन्सेप्ट हैं, उसके जनरल जो विचारधारा है, उसके जनरल जानने के जो तरीके हैं वो आप द ओड में आपने जाना, इन पॉइंट नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने ओड की परिभाषा को, जनरल मतलब उसके सामान्य विचार को वो कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उसको क्या नाम पड़ता है, कब क्या नाम पड़ता है, उसमें कौन कौन सी विचारधाराएँ शामिल रहती हैं, इसको आपने जाना। इसके दूसरे संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। In the thought of the ode, the greatest dramatist who perfected the thought of the ode, मतलब कि ओड के जो विचार थे, मतलब कि अभिलाषा गीत के जो विचार हैं, उसके जो आंतरिक तत्व हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसी के क्रम में these are the ode writers who perfected their thought इन द ओड, मतलब कि ये ओड राइटर्स हैं, ओड पोएट्स हैं, इन्होंने अपने विचारों को अभिलाषा या संबोधन गीत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनका नाम है एस्टाइलस, सोफोक्लस, यूरिपिडस। आप इन तीनों का नाम नोट कर सकते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ओड राइटर्स हु आर परफेक्टेड देयर थॉट इन द लिरिक्स और इन द पोएम। इट वाज नेम्ड द ओड। मतलब इन लोगों ने, एस्टाइलस, सोफोक्लस, यूरिपिडस, इन लोगों ने ओड के कॉन्सेप्ट को अपनी अपनी कृतियों में संकलित किया है। कृतियों का नाम तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इनको आप जानते हैं कि ओड राइटर्स हैं। ओड राइटर्स ने अपने अपने विचारों को लिखा है। इन द फर्दर पॉइंट आई वांट टू गिव द डिटेल ऑफ द काइंड ऑफ और द काइंड ऑफ द ओड। मैं अब आपको ओड के कितने भाग होते हैं, ओड का जो कॉन्सेप्ट है वो कितने भागों में विभाजित है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इस पर देखिए, आप लोग फोकस करते हैं। पहला जो है वो उसका है ओरेसिंग। पहला जो ओड है क्या है, ओरेसिंग। ओरेसिंग
ये होरेस नाम के जो कवि थे, होरेसियन ओड क्या है, ये होरेस नाम के कवि हैं। उनके विचारधाराओं को संकलित करते हुए उन्होंने जो संबोधन गीत को लिखा है, ही हैज रिटन अबाउट द ओड लिरिक्स और अबाउट द ओड which are collected and which are given a name. It was Horatian Ode. मतलब होरेस नाम के जो कवि थे, उन्होंने अपने विचारों को ओड के भाव में प्रस्तुत किया है, उसी को होरेसियन ओड कहा जाता है। इट इज ए टाइटल विथ द नेम ऑफ पोएट होरेस। ऐसा कहा गया, इट इज ए टाइटल, इट इज टाइटल, it is titled with the name of the poet होरेस। ये होरेस नाम के जो कवि थे, उनके द्वारा इस पुस्तक का नाम दिया गया। मतलब इस पुस्तक का जो नामकरण हुआ है, होरेसियन ओड का जो नाम आया है, वो होरेस नाम के कवि थे, उनके नाम। और इट इज रिटेन इंस्पायर्ड बाय ग्रीक पोएट। और ये होरेसियन जो होरेस जो कवि थे, ये यूनान के जो पोएट थे, यूनान के जो राइटर्स थे, उनकी प्रेरणाओं से इन्होंने ओड लिखना प्रारंभ किया था। कहने का मतलब ये है कि पहला जो है वो क्या है, ओड में जो कॉन्सेप्ट आता है, उसके प्रकार का, उसका काइंड का, वो पहला ओड है वो होरेसियन, और दूसरा ओड है क्या कहते हैं, होरेसियन ओड, और दूसरा है पिंडारी ओड। ये पिंडारी ओड है, ये पिंडारी ओड है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि होरेसियन ओड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ग्रीक मतलब यूनान के जो पोएट थे, यूनान के जो कवि थे, उन लोगों के प्रेरणा से होरेस नाम के जो कवि ने ओड नाम की कविताओं को संकलित किया, या ओड जो संबोधन गीत था, जो अभिलाषा गीत था, उसको जो प्रस्तुत किया है, उन्हीं के नाम से होरेसियन ओड जो है जाना गया है। होरेसियन ओड का कॉन्सेप्ट जो है अंग्रेजी साहित्य में है। तो इट वॉज टाइटल बाय द विद द नेम ऑफ, इट वॉज टाइटल बाय द नेम ऑफ, बाय द नेम ऑफ द पोएट होरेस। मतलब ये जो होरेस नाम के कवि थे, उनके द्वारा इस पुस्तक का नाम पड़ा है। होरेस रोट 3 बुक्स बिफोर, मतलब होरेस ने 2300 ईसा पूर्व, मतलब कि 23 BC, मतलब कि 23 ईसा पूर्व में, 23 ईसा पूर्व उन्होंने कुछ ओड मतलब कुछ कविताओं को संकलित किया था, कुछ चीज़ों को लिखा था। और वो जो किताबें लिखी थी, वो 23 ईसा पूर्व में जो किताबें लिखी थी, उसी के संदर्भ में इन्होंने ओड को लिखा। उन्होंने क्या, इट वॉज मोनोडिक लिरिक्स, उस समय इसका नाम पड़ा था मोनोडिक लिरिक्स। इट वॉज कॉल्ड मोनोडिक लिरिक्स, इट वॉज कॉल्ड मोनोडिक लिरिक्स। व्यक्ति द्वारा गाया जाने वाला, या व्यक्ति द्वारा गाए जाने वाले गीत। इस समय इसका क्या नाम था, ग्रीक ये में, मतलब यूनान के उस समय जो मतलब कि युग जो चल रहा था, मतलब होरेस जो कवि थे, उन्होंने इसको लिखा, तो उस समय इसका नाम रखा था मोनोडिक लिरिक्स, मतलब कि ड्रामेटिक ओड इस काल आपको मोनेटिक लिरिक्स, मतलब जो ओड है, ओड इस काल आल्सो इन द व्यू ऑफ होरेस। कहने का तात्पर्य है कि होरेस के विचारों में, मतलब कि पहले पूर्व की जो पद्धति है, होरेस के विचारों में उसको मोनोडिक लिरिक्स कहा गया, मतलब व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली कविता। तो इस प्रकार से आपने होरेस के 2 नाम आए, ओड के कितने नाम आए, ओड के 2 नाम आए, एक आया होरेसियन ओड और दूसरा आया पिंडारी ओड। तो होरेसियन ओड को आपको बताया गया, इट वाज टाइटल बाय द नेम ऑफ होरेस, इट वाज रिटन इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक पोएट। ये ग्रीक यूनान के कवियों द्वारा प्रेरित करके गाया जाने वाला गीत था। ये क्या क्या मोनोडिक लिरिक्स के नाम से जाना गया, क्योंकि मोनोडिक लिरिक्स क्या होता है, व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली कविता। इस स्ट्रक्चर ऑफ वेरी सिंपल, इट इज स्टेटेड, इट्स स्ट्रक्चर
structure is very simple. It is said, इसका जो स्वरूप था, मतलब इसके इस ओड का जो स्वरूप है, कहा जाता है कि ओड का जो स्वरूप है उसका स्ट्रक्चर का जो संरचना हुई, उसका जो आकृति मतलब उसका जो रूप बनाया गया, उसकी संरचना जो बनाई गई, वो संरचना किसकी कैसी थी? बहुत सरल थी। द स्ट्रक्चर ऑफ ओड इज वेरी सिंपल, मतलब ये बताया गया दे हैड नो स्ट्रोक, एंटी स्ट्रोक एंड पोएट्स टर्न, मतलब इट इज सेड दैट देयर इज नो एनी complicated thought writing by knowing by the old, मतलब कि ओड को जानते हुए किसी प्रकार का कोई भी क्लिष्ट या कोई भी जटिल कोई समस्या नहीं आती है। अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ द ओड इज वेरी सिंपल। इन द सेकेंड व्यू, पिंडारी कोड, आई मीन टू से पिंडारी कोड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज द फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रोक, मतलब कि यह जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। rather than the Horatian ode, ये पिंडारी ode is very complicated. Rather than Horatian ode, it is complicated. It is stated, it is very complicated. मतलब ये बताएगा कि ये बहुत जटिल है। ये जो पिंडारी ode है ये क्या है? ये बहुत जटिल है। The singer sing it often antisto standing in center of the stage. It is said that center of the stage, it is sung in the center of the stage. It means antisto, मतलब इसमें जो विचारधाराएं हैं, the singer होता है is standing in the middle area of the stage, मतलब कि पिंडारी कोड में पिंडारी कोड के बारे में बताया गया क्या है? पिंडारी कोड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थॉट, मतलब ये बहुत ही जटिल विचारधारा है, मतलब इसको इसकी जो संरचना है कोड की, पिंडारी कोड की संरचना वो कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल है। और इसमें क्या जटिलता क्या है? इट इज सेड दैट द सिंगर इज स्टैंडिंग इन द मिडिल एरिया ऑफ द स्टेज, मतलब जो सिंगर होता है वो मिडिल एरिया में, मतलब कि जो बीच मध्य भाग में होता है वहां पर जो स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है। In further, most important ode written Thomas Gray. It is said that Thomas Gray is most writer of the ode. थॉमस ग्रे का नाम आता है कि पिंडारी को में